एक तरफ मेरा ऑपरेशन हो रहा था, दूसरी तरफ मेरी मम्मी 12वीं मंजिल पर खड़े होकर अपनी जान देने को तैयार थी। अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगी। मैं चीख चीख कर रोती थी कि मुझे नहीं बचना, प्लीज़ मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो। मम्मी के पैरों में गिर के बोलती थी मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो, मुझे मार दो, मैं ख़त्म होना चाहती हूँ। जहाँ लड़कियाँ महीने के पीरियड से इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, मैं 3 साल से कंटिन्यू पीरियड से हो रही थी। मेरा एक एक दिन पीरियड्स में जा रहा था। मेरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम खून बचा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्सी सिंह। मेरा जन्म पलवल हरियाणा में हुआ था और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेकर खड़ी हूँ। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है दर्द से, लेकिन ख़त्म होती है हिम्मत पर। 18 साल की उम्र और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका। 18 साल से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे एक बच्चे की ज़िंदगी चलती है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी हंसती खेलती फैमिली थी और बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। मेरे भी कुछ लड़कियों की तरह सपने थे कि मैं भी आगे बढ़ूं। मैं भी बहुत सारे सपने देखती थी। मैं भी पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साल 2011 में मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। दर्द इतनी तेज़ था कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मेरे मम्मी-पापा देख के मुझे घबरा गए और रात और दिन मेरे दर्द उठता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। मेरे मम्मी-पापा मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया गया। जैसे-जैसे मेरे टेस्ट स्टार्ट हुए, डॉक्टर्स ने हमें कुछ नहीं बताया। धीरे-धीरे मेरे टेस्ट होते रहे। मेरे मम्मी-पापा रोते रहे, साथ के साथ डॉक्टर्स आते रहे, मम्मी-पापा को बताते रहे। लेकिन मम्मी ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है। मैंने मम्मी को कसम दी कि मम्मी मुझे बताओ कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे नहीं बता रही थी। मम्मी बोलती थी कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पेट में गैस है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे मेरे टेस्ट होते जा रहे थे, वैसे-वैसे मेरी ज़िंदगी उलझती जा रही थी और मैं इतना परेशान थी कि मैं रात और दिन रोती रहती थी कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर्स ने बोला आप अपनी बेटी को लेके घर पे जा सकते हैं। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट्स आएगी हम आपको सब कुछ बता देंगे। मैं अपने घर पर चली गई और मैं अपने घर पर अच्छे से रह रही थी क्योंकि मैं नॉर्मल हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और पापा को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ 10% चांस है बचने के और 90% चांस ख़त्म हो चुके हैं। मेरे पापा घर पर आए और मेरी मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी मम्मी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, मम्मी को बोला मम्मी मुझे प्लीज़ बताओ मुझे हुआ क्या है? मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा तुम्हें कैंसर है और तुम नहीं बच सकती। अब 10% चांस है बचने के, बाकी 90% चांस तुम खो चुकी हो। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसका नाम सुनते ही साँसें रुक जाती हैं और दिमाग बिल्कुल सन्न हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा कैंसर का नाम सुनते ही बिल्कुल साँसें थम सी गई कि अब क्या आगे होगा। मेरे पापा ने दिन-रात एक कर दिया डॉक्टर्स ढूँढने में। मेरे पापा को ये था कि मैं अच्छे से अच्छा अपनी बेटी के लिए डॉक्टर ढूँढूँगा, जिससे मेरी बेटी बच जाए। मेरी मम्मी ने बोला अगर मेरी बेटी नहीं बची, तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। मुझे इमरजेंसी में लेकर जाया गया और मैं वहाँ पहुँची। धीरे-धीरे करके मेरे टेस्ट होने स्टार्ट हो गए। टेस्ट इतने हैवी टेस्ट थे कि मैं ये सोचती थी कि बस अब मैं जाने वाली हूँ, अब मैं जाने वाली हूँ। मैं इतना टूट चुकी थी अंदर से, मैं इतना थक चुकी थी अंदर से कि मुझे लगता था कि बस मैं अब जाने वाली हूँ। धीरे-धीरे करके मैं बहुत वीक होती जा रही थी। जैसे-जैसे मेरे टेस्ट होते जा रहे थे, मैं बहुत वीक होती जा रही थी। अचानक ही डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बेटी को पैनक्रियाज़ में गाँठें हैं, जो आने वाले टाइम में कैंसर का रूप लेंगी। लेकिन आपकी बेटी को हम बचा लेंगे। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे ओटी में ले जाया गया और मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ। एक तरफ मेरा ऑपरेशन हो रहा था, दूसरी तरफ मेरी मम्मी 12वीं मंजिल पर खड़े होकर अपनी जान देने को तैयार थी। अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूँगी।
लेकिन मेरे पापा टकटकी लगाए मेरे ओटी की तरफ देख रहे थे कि मेरी बेटी कब निकल कर आएगी बाहर और डॉक्टर्स कब बताएंगे कि तुम्हारी बेटी बच गई है, तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सुबह से शाम तक मेरा ऑपरेशन चलता रहा और लगातार मेरे पापा मम्मी सब मेरे परिवार वाले सब देख रहे थे कि कब डॉक्टर्स आएंगे और कब बताएंगे कि तुम्हारी बेटी की जान बच गई है। टाइम आया, शाम का टाइम था, तो एक टाइम आया जब डॉक्टर्स बाहर निकल कर आए और उन्होंने बोला कि आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। जैसे मानो मेरे मम्मी पापा की आंखें भर गई और सब कुछ रुक सा गया कि मेरी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि मैं अपने आप को मिरर में भी नहीं देख पाती थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। टूटने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में आ गई कि डॉक्टर्स मुझे नींद की दवाइयाँ देते थे और मैं रात और दिन नींद की दवाइयाँ खाती थी। मैं इतना डिप्रेशन में थी कि मैं चीख-चीख कर रोती थी कि मुझे नहीं बचना, प्लीज़ मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो। मम्मी के पैरों में गिर के बोलती थी, मुझे ज़हर का इंजेक्शन दे दो, मुझे मार दो, मैं ख़त्म होना चाहती हूँ। एक दिन ऐसा आया कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो डॉक्टर के पास गए कि भाई मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ कुछ तो करिए। डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी जॉब लगवाइए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे-जैसे वो जॉब करेगी, वो डिप्रेशन से बाहर आएगी। मेरे पापा ने मुझे जॉब करने के लिए हाँ बोल दिया कि बेटा आप जॉब करो, आप जाओ, डिप्रेशन में आप मत रहो। मैं बाहर निकली, मैंने जॉब स्टार्ट की और मेरी बैंक में जॉब लगी। मैं बैंक में जॉब करती थी, धीरे-धीरे मैं लोगों से मिलने लगी, बातें करने लगी, तो मेरा डिप्रेशन धीरे-धीरे निकलने लगा। कुछ टाइम बाद पापा को टेंशन हुई कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, अब तो बेटी की शादी करनी है। तो वो टाइम भी आया, कोई भी लड़का मेरे लिए हाँ नहीं करता था। बहुत सारे रिश्ते देखे, पापा बहुत टेंशन में आते थे। लोग बाग पापा को बहुत गलत-गलत सुनाते थे कि आपकी लड़की को कैंसर है, कोई भी इससे शादी नहीं करेगा और आपकी लड़की बीमार रहती है, ये किसी लायक नहीं है। यहाँ मैं टूट जाती थी जब पापा को ऐसे सब लोग बोलते थे, तो मैं यहाँ पे टूट जाती थी। मैं सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? मैंने क्या किया है ऐसा? मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं समझ नहीं पाती थी कि ये लोग इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों बोलते हैं। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया और वो रिश्ता खुद से चल कर आया कि आपकी बेटी हमें पसंद है। उन्होंने मुझे पसंद किया और मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन हाँ करने से पहले मेरे पापा ने लड़के से बात की कि बेटा मेरी लड़की बहुत बीमार रहती है, मेरी लड़की को कैंसर बताया था और मेरी लड़की की दवाइयाँ महीने की 7,000 रुपए की आती है, तो क्या आप हैंडल करोगे? तो लड़के ने बोला कि हाँ, मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन मैं इससे शादी करूँगा। 2016 में मेरी शादी हुई। मुझे लड़के की सिर्फ़ एक बात अच्छी लगी थी, उन्होंने बोला कि अगर शादी के बाद ऑपरेशन हो जाता तो क्या मैं इसको फेंक देता? नहीं, मैं इसको नहीं फेंकता। तो अगर शादी के पहले ऑपरेशन हो गया तब भी मैं एग्री हूँ, मैं इसका सारा खर्चा उठाऊँगा और मैं इससे शादी करूँगा। 2016 में मेरी शादी हुई, लेकिन वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। लोगों ने बोला कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, बच्चा नहीं होगा, बहुत सारा इसका ऑपरेशन हो रखे हैं, ये बीमार रहती है, परेशान रहती है और बच्चा हो भी गया तो उसको भी कैंसर की बीमारी होगी। मुझे बहुत गंदा-गंदा बोला गया। एक लड़की का सपना होता है कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करेगी, उसके ससुराल वाले उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ भी थक चुकी थी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। मुझे गिरा दिया गया था पूरी तरीके से कि बच्चा नहीं होगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे यहाँ पर मत रहो, तुम अपने मम्मी-पापा के पास रहो। मैं शादी से पहले बहुत कुछ सोच के गई थी कि मेरी एक फैमिली होगी, मेरा ससुराल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैंने लाइफ में इतने सारे दर्द देखे हैं, क्या पता अब कंडीशन सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो, लेकिन नहीं, मेरे साथ यहाँ भी अच्छा नहीं हुआ। 2017 में मेरा बेटा हुआ और मेरे बेटे ने सबकी बोलती बंद कर दी। जो बोलते थे प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, मैं प्रेग्नेंट भी हुई और मुझे सपोर्ट भी मिला मेरी फैमिली का, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ भी धोखा दिया। मेरा बेटा 6 दिन का हुआ था और मुझे धक्के देके घर से निकाला गया। सिर्फ़ इसलिए निकाला गया कि तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, तेरे पापा तो तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तू बहुत पैसे वाली है, तू ज़्यादा ही पैसे वाली अपने आप को बनती है, तो जा अपने घर पे करवा सब कुछ, हम तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ से मेरे ससुराल वालों ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। मेरे मम्मी-पापा मुझे लेकर गए, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे 6 महीने अपने पास रखा। लेकिन उससे पहले मेरी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी। मेरा बेटा बीमार हुआ, मेरा बेटा 2 महीने का था, मेरा बेटा बहुत बीमार था। मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि आपके बेटे से ज़्यादा तो आप बीमार लग रहे हो,
आपको हुआ क्या है? आप चल भी नहीं पा रहे हो, आपको क्या परेशानी हुई है? मैं डॉक्टर्स के पास गई कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे बताओ क्या परेशानी है? मैं चल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप लेडी डॉक्टर को एक बार चेक करवाओ। उन्होंने मुझे चेक किया। मेरे बच्चेदानी में 2 महीने का कपड़ा फँसा हुआ था। जब मेरी बेटे की डिलीवरी हुई थी, तब उन्होंने सफाई के टाइम पे छोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, मैं समझ ही नहीं पाई, इसलिए मैं चल नहीं पाती थी। मुझे रात और दिन ब्लीडिंग होती थी, मैं परेशान रहती थी। लेकिन जब वो उन्होंने कपड़ा निकाला तो मैं सीधी खड़ी हो गई। मैं हैरान थी कि डॉक्टर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था? लगातार मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। मैं परेशान थी कि डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही करी, इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। कुछ टाइम बाद, कपड़ा निकलने के बाद कुछ टाइम बाद मेरा बेटा ठीक हुआ, मैं भी ठीक हो गई। 6 महीने तक मैं अपनी मम्मी के पास रही। 6 महीने बाद मैं अपने ससुराल पहुंची। मैं अपने बेटे को संभालती थी, अपने हस्बैंड को संभालती थी, अपने आप को संभालती थी, लेकिन परेशानियों का सामना भी कर रही थी। मुझे इतनी सारी परेशानियां होने लगी कि धीरे-धीरे मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए कि मुझे हुआ क्या है? फिर से वही बात कि मुझे हुआ क्या है? मुझे बच्चेदानी में रसौली हुई और मेरी लगातार पीरियड्स शुरू हुए। डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हें बच्चेदानी में रसौली है और तुम कंसीव करो। बेबी कंसीव करने के लिए मुझे बहुत फोर्स किया गया, क्योंकि अगर मेरा ऑपरेशन हो जाता तो मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाती। तो मैंने बेबी कंसीव किया और मुझे एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद लगातार मुझे ब्लीडिंग होने लगी। 3 साल मुझे लगातार ब्लीडिंग होती रही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगी थी कि मुझे लगता था कि मुझे फिर से डिप्रेशन को गले लगाना पड़ेगा। मैं फिर से चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी कि ये मेरे साथ होता क्या आ रहा है? मैं 2011 से लेके अब तक परेशान ही परेशान थी। मैं फिर से डिप्रेशन में आ गई और लगातार पीरियड से होती रही। जहाँ लड़कियाँ महीने के पीरियड से इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, मैं 3 साल से कंटिन्यू पीरियड से हो रही थी। मेरा एक-एक दिन पीरियड्स में जा रहा था। मेरी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 ग्राम खून बचा था। फिर मेरे मम्मी-पापा मुझे फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी का ऑपरेशन होगा, तीसरा ऑपरेशन, जो कि बहुत रिस्की था। डॉक्टर्स ने बोला अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो आपकी बेटी की जान जा सकती है। उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। मेरे पापा ने बोला नहीं, मैंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से बचाया है, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूँगा, आप कोई सॉल्यूशन निकालो। डॉक्टर ने सॉल्यूशन निकाला और डॉक्टर्स ने बोला ठीक है, हम इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम बच्चेदानी की सारी नसें ब्लॉक करेंगे जिसमें से रसौली में खून ना जाए। उन्होंने मेरी सारी नसें ब्लॉक की और मेरा इमोलाइज़ेशन किया। मेरा तीसरा ऑपरेशन किया नस ब्लॉक का। वहाँ भी मैं ठीक नहीं हो पाई। ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रही। रात और दिन मुझे ब्लीडिंग होती रही। मैंने कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गई। लेकिन मुझे हर जगह हार मिली। हर जगह मैं हारती ही गई। एक दिन आया कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि तुम रात और दिन रोती रहती हो, तुम इतना परेशान होती हो, अपने आप को इस इन सब चीज़ों से निकालो बाहर। अपने आप को सामने खड़ा करो और अपने आप को देखो कि तुम क्या से क्या कर सकती हो। मैंने बोला मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। मैं लगातार परेशान हो रही हूँ, मैं लगातार स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी। सडनली ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम सोशल मीडिया पर आओ। सोशल मीडिया पर तुम जैसे ही आओगी, तुम सारे दुःख तकलीफ भूल जाओगी। 2023 में मेरे हस्बैंड ने मुझे इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके दिया और बोले, "आप इस पे रील्स देखिए और इतनी ज़्यादा रील्स देखिए कि आपको खुद को लगेगा कि मुझे आना चाहिए।" कहीं न कहीं मैं भी आना चाहती थी, क्योंकि मुझे इस बार डिप्रेशन को गले नहीं लगाना था। मुझे ये लगता था कि मुझे भी निकलना है यहाँ से बाहर और मुझे लगता था कि मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी एक अपनी जर्नी क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पहले मैं इंस्टाग्राम को मैंने इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने अपनी आईडी बनाई, मैं धीरे-धीरे उस पे आई। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैंने रील बनानी शुरू करी, जैसे सबके साथ होता है, वही मेरे साथ हुआ। मुझे कुछ हाथ नहीं लगा और मेरे व्यूज़ ही नहीं आते थे। मैं परेशान रहती थी कि अब क्या करूँ? मेरे व्यूज़ नहीं आते। मैं रात और दिन वीडियोज़ बनाती थी, रील्स बनाती, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं गिव अप कर देती हूँ।
काफ़ी बार सोचा कि मैं गिव अप कर देती हूँ, लेकिन पीछे से मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा, गिव अप नहीं करना तुम्हें, तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें लोगों को दिखाना है कि इतनी परेशानियों से हटकर भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं रात और दिन ये सोचती थी कि मैं ऐसी कौन-सी वीडियोज़ लेकर आऊँ, जो लोगों को खुशी हो मेरी वीडियो देखकर। फिर एक दिन मुझे याद आया कि मैं अपनी डिप्रेशन वाली वीडियोज़ लेकर आती हूँ, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उनको हँसाने के लिए लोग बाग कुछ भी करते हैं। तो वैसे ही मैंने सोचा कि जब मैं डिप्रेशन में रहती थी, तो मेरे मम्मी-पापा, मेरे आस-पास के लोग मुझे हँसाने के लिए कुछ भी करते थे, कुछ भी करने को तैयार थे। तो मैं आगे बढ़ी और मैंने कॉमेडी का रास्ता चुना और मैं कॉमेडीज़ की वीडियोज़ सबके सामने लेकर आई। वहाँ से मैंने कॉमेडी वीडियोज़ बनाना शुरू किया। एक दिन ऐसा हुआ, मैं सडनली अपने बच्चों के साथ पार्क गई और मैंने एक वीडियो बनाई। वो कॉमेडी वीडियो थी। मेरे मन में चल रहा था कि ये कॉमेडी वीडियो है, मैं सबके सामने लेकर आऊँगी, क्या पता मेरी वीडियो वायरल हो जाए, क्या पता लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। और ऐसा ही हुआ। वो वीडियो इतनी वायरल हो गई, रातों रात वो वीडियो मिलियन में पहुँच गई। जब मैं सुबह उठी, मैंने देखा तो मेरी वीडियो मिलियन में थी और मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जैसे मैं एक सपना देख रही हूँ। मेरी वीडियो मिलियंस में पहुँच गई है। मेरी वीडियो सीधा रातों रात वायरल हो गई और मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने कर दिखाया। एक वीडियो से मेरे अंदर इतना जोश आ गया कि मैं ऐसा लगा कि जैसे मैं सपना देख रही हूँ। जैसे ही मैं उठी सुबह और मैंने सबको बोला कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है, तो लोगों ने मुझसे बोला, "ये क्या करती रहती है? क्या करती रहती है? क्यों वीडियोज़ बनाती है? तेरी हेल्थ इतनी ख़राब होती है, तेरे बच्चे इतने परेशान होते हैं, तू अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे ना, तू अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, तू अपने पति को सँभाल, बच्चों को सँभाल, घर को सँभाल।" लेकिन नहीं, मुझे कहीं न कहीं लगता था कि जब मेरी एक वीडियो वायरल हो सकती है, तो मेरी दूसरी भी होगी, मेरी तीसरी भी होगी। तो मेरी एक वीडियो से मेरे 10 के फॉलोवर्स कंप्लीट हुए। वहाँ से मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली कि मुझे लगा कि मुझे रात और दिन अब वीडियो बनानी चाहिए, मैं भी कर दिखाऊँगी और मैं भी करके दिखाना चाहती हूँ सबको। दिवाली का टाइम था जब मेरी एक वीडियो और आई। मेरी एक वीडियो कॉमेडी की वीडियो थी, जो मैंने सोचा कि अरे मैं ये वीडियो बनाऊँगी, सबके सामने आएगी ये वीडियो तो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे सब, कॉमेडी वीडियो है। तो वो वीडियो मेरी इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि वो वीडियो मेरी 35 मिलियन पहुँच गई। और धीरे-धीरे करके मैं 10 के से 1 लाख फॉलोवर्स पे आ गई। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सपना देख रही हूँ। लेकिन यहाँ भी लोगों ने मुझे बहुत बुरा-बुरा बोलना शुरू कर दिया कि अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है, 24 घंटे इंस्टाग्राम पे और इन पे लगी रहती है और पता नहीं क्या करेगी, कुछ तो होता नहीं है, कुछ तो मिलता नहीं है इन सब चीज़ों से। लेकिन मैं वहाँ भी नहीं टूटी। एक तरफ मैं पीरियड से हो रही थी और एक तरफ मैं लगातार वीडियोज़ बना रही थी। मैं रात और दिन एडिटिंग करती थी। शुरुआत में मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, वीडियोज़ बनानी नहीं आती थी, कैसे रील बनाते हैं, कैसे कैमरा पकड़ते हैं, कैसे स्टैंड पकड़ते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं रील्स में घुसती गई, वैसे-वैसे मैं सीखती गई और आज मुझे सब कुछ आ गया। लोगों ने यहाँ तक बोला कि तेरे बच्चे तो खाते-पीते नहीं है कुछ भी, वीडियोज़ के चक्कर में तू अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती है, अपने बच्चों को मार के छोड़ेगी। कैसे कैसी माँ है तू, कैसी माँ है? अपने बच्चों का ध्यान दे, अपने बच्चों को देख और वीडियोज़ छोड़, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं बढ़ूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, मैं अपनी हिम्मत से आगे बढ़ूँगी। तो मैं पीरियड्स के साथ-साथ लगातार मैं रील्स बनाती गई और मैं रात भर बैठ के एडिटिंग करती थी। मैं रात भर वीडियोज़ बनाती थी क्योंकि मैं सुबह घर का काम करती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी, अपने हस्बैंड को ऑफ़िस भेजती थी, उसके बाद मैं पूरा रेडी होके वीडियोज़ बनाती थी। जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता था वैसे-वैसे वीडियोज़ बनाती थी। जहाँ पर मैं ये सोचती थी कि सबके जाने के बाद मैं आराम करूँगी, वहाँ पर मैंने वीडियोज़ बनाना चुना, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मुझे भी आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने अपनी नींद को खोया। रात और दिन मैं सोती नहीं थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचती थी कि मुझे भी कुछ करना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं आज अर्न भी करती हूँ, अपने पैरों पर भी खड़ी हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ से आप हार मानना शुरू करते हो, वहाँ से एक कदम आगे ही आपके लिए सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो मैं आप लोगों से ये सब कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हार मत मानो, गिव अप मत करो, क्योंकि मैंने भी गिव अप किया। गिव अप करने के बाद मुझे लगा कि मुझे उठना है, मुझे करना है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर से उठी, मैंने फिर से किया।
मैं फिर से खड़ी हुई और आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। जब मैं रील बनाती थी तो मुझे कमेंट आते थे कि मैम हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है और आप ऐसे ही वीडियो बनाया करो। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई हंसाने वाला मिल गया, हम अपनी फैमिली के साथ आपकी वीडियो देखते हैं। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा होप मिली और यहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे ख़त्म नहीं करना चाहिए, मैं इसे कंटिन्यूस करूँगी। तभी मैंने सोच लिया था कि 1 लाख से 1 मिलियन तक का सफ़र मुझे करना है और मैं जब भी स्टार्ट हो गई, मैं सोचती थी कि मैं अपनी जर्नी से लोगों को ये दिखाऊं कि हार नहीं माननी है। 3-3 ऑपरेशन होने के बाद, लगातार पीरियड्स होने के बाद जब मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते? आप लोग भी पहुँच सकते हो। मैं आप सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। और मैं जोश टॉक आशा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया और अपनी कहानी रखने का मौका दिया। धन्यवाद।